आज आर्यन एक आईपीएस ऑफिसर बन गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वह यहाँ तक पहुंच सकेगा। न उसके रहने का ठिकाना था और ना ही खाने के लिए खाना। अपने नाम की नेम प्लेट देखकर आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन था जब लोग उसे लावारिस कहकर बुलाते थे और फिर एक दिन जनवरी का महीना था। ठंड बहुत ज्यादा थी। सड़क के किनारे भीड़भाड़ वाले इलाके के पास एक पुराना पुल था जिसके नीचे एक छोटा सा बच्चा सिकुड़कर बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास रही होगी। उसने पुराने कपड़े पहन रखे थे। ठंड से उसकी उंगलियां नीली पड़ गई थीं। राह चलते लोग उसे देखते रहते थे। कुछ तो दया की नजर से देख लेते तो कुछ सिर्फ नजर फेर कर आगे बढ़ जाते। उसका नाम किसी को नहीं पता था। लोगों ने उसे लावारिस कहना शुरू कर दिया था। वह खुद भी जानता नहीं था कि उसका नाम क्या है, उसके माँ बाप कौन है, उसका घर कहाँ है। जब से होश संभाला था बस गलियों, फुटपाथ और रेलवे स्टेशन ही उसके ठिकाने बने थे। उसकी आंखों में भूख और असुरक्षा हमेशा झलकती रहती थी। पेट की आग बुझाने के लिए कभी कूड़े में से खाना निकालता तो कभी राहगीरों की दया पर टिका रहता। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता जब वह देखता कि कैसे दूसरे बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़कर स्कूल जाते, हाथ में टिफिन लिए, हंसते खिलखिलाते। उसके भीतर कहीं गहरा खालीपन था। कभी कभी वह सोचता, क्या मेरी भी माँ रही होगी? क्या किसी ने मुझे कभी गोद में लेकर लोरियां सुनाई होगी? लेकिन हर बार जवाब में बस सन्नाटा और आंसू ही उसके हिस्से आते। दिल्ली जैसे बड़े शहर में कोई किसी के दर्द पर नहीं रुकता। सबकी अपनी अपनी दौड़ है। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि उसी भीड़ में कोई ऐसा इंसान था जिसे उसकी मासूम आंखों ने अंदर तक छू लिया। उस शाम दिल्ली के कनॉट प्लेस की गलियां रोशनी से जगमगा रही थीं। त्योहार का मौसम था और बाजार में रौनक देखने लायक थी। हर तरफ लोग खरीदारी में व्यस्त थे। कोई मिठाई की दुकान पर लाइन लगाए खड़ा था तो कोई कपड़ों के शोरूम में डिस्काउंट का फायदा उठा रहा था। इसी भीड़ में एक मध्यम वर्गीय परिवार भी चल रहा था। रमेश शर्मा, उनकी पत्नी अंजलि और उनकी इकलौती बेटी प्रिया। रमेश दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। आमदनी ठीक ठाक थी और परिवार आराम से चलता था। लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन हमेशा बना रहता था, क्योंकि उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। बेटी प्रिया उन्होंने अनाथालय से गोद ली थी, जो अब 9 साल की हो चुकी थी। उस दिन जब वे मिठाई की दुकान से निकल रहे थे, तभी प्रिया की नजर पुल के नीचे बैठे उसी बच्चे पर पड़ी। बच्चा सिकुड़ा हुआ था, हाथ में सूखी रोटी का टुकड़ा लिए चुपचाप बैठा था। मम्मी, वो देखो, वो बच्चा अकेला क्यों बैठा है? प्रिया ने मासूमियत से माँ का हाथ खींचा। अंजलि ने देखा तो उनका दिल भी पसीज गया। उन्होंने रमेश से कहा, बेचारा कितना मासूम लग रहा है, जाने किसका बच्चा होगा। रमेश ने पहले तो लापरवाही से कहा, अरे ऐसे बच्चे तो दिल्ली की हर गली में मिल जाते हैं, सब लावारिस होते हैं। पुलिस या एनजीओ वालों का काम है इन्हें संभालना। लेकिन तभी प्रिया दौड़कर उस बच्चे के पास चली गई। वो घुटनों के बल बैठ गई और धीरे से बोली, भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। वह धीरे से बोला, मेरा कोई घर नहीं है। प्रिया का दिल कांप उठा। उसने तुरंत अपने बैग से चॉकलेट निकालकर उसके हाथ में रख दी। बच्चे की आंखों में पहली बार चमक आई। इस छोटे से पल ने मानो अंजलि और रमेश का दिल हिला दिया। अंजलि के भीतर माँ का दर्द और तेज हो गया। वह सोचने लगी, क्या सचमुच इस मासूम का कोई नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों ना हम ही इसे अपना बना ले। रमेश अब भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में भी हल्की सी नमी झलकने लगी थी। उस रात जब वे घर लौटे तो पूरे रास्ते अंजलि और प्रिया उसी बच्चे की बातें करती रही। प्रिया बार बार कहती, मम्मी, पापा, हमें उसे घर ले आना चाहिए। वह कितना अकेला है। देखो ना, जैसे मैं पहले अनाथालय में अकेली थी। अंजलि चुपचाप बेटी को सुनती रही, लेकिन उनके मन के भीतर कहीं गहराई में बीज बोया जा चुका था। अगली सुबह से ही अंजलि बेचैन थी। रात भर उन्हें वही बच्चा याद आता रहा। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें, ठंड में कांपता शरीर और हाथ में पकड़ी सूखी रोटी। सुबह नाश्ते की टेबल पर रमेश अखबार पढ़ रहे थे। प्रिया दूध पी रही थी। अचानक अंजलि ने कहा, रमेश जी,
मैं आज दोपहर को बाजार जाऊंगी। सोच रही हूँ उस पुल के नीचे भी देखा हूँ। पता नहीं वह बच्चा अभी भी वहां होगा या नहीं। रमेश ने अखबार से नजर हटाए बिना जवाब दिया। अंजलि, यह शहर हजारों लावारिस बच्चों से भरा है। तुम सबको तो घर नहीं ला सकती। अंजलि ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मुझे सबको नहीं लाना, बस उस एक बच्चे को देखना है। पता नहीं क्यों मुझे उससे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। रमेश ने अखबार मोड़कर पत्नी की ओर देखा। उनके चेहरे पर जिद और ममता साफ झलक रही थी। रमेश कुछ बोलते उससे पहले ही प्रिया ने मासूमियत से कहा, पापा, अगर मम्मी उस भाई को घर ले आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अकेली खेलती हूँ, अब मेरा कोई भाई भी होगा। रमेश ने एक लंबी सांस ली। वह जानते थे जब पत्नी और बेटी दोनों एक ही बात चाहे तो उन्हें रोक पाना आसान नहीं। दोपहर में अंजलि सचमुच वहां पहुंची। पुल के नीचे वही बच्चा था। इस बार वह जमीन पर खींचे गए एक छोटे से गोले में बैठा था, जैसे उसने अपने लिए एक काल्पनिक घर बना लिया हो। अंजलि धीरे से पास गई और बोली, बेटा, क्या तुमने खाना खाया? बच्चे ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। अंजलि ने तुरंत बैग से पराठा और अचार का डब्बा निकाला और उसके सामने रख दिया। बच्चे ने पहले डरते हुए देखा, फिर झिझकते हुए खाने लगा। अंजलि उसे देखती रही। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है। सब लोग तो बस मुझे लावारिस कहते हैं। तो यही है नाम मेरा। अंजलि का दिल चीर गया। उन्होंने बच्चे का हाथ थाम लिया और कहा, नहीं बेटा, अब तुम लावारिस नहीं हो। आज से तुम्हारा नाम होगा आर्यन। बच्चा हैरान होकर उन्हें देखने लगा। शायद पहली बार किसी ने उसे नाम दिया था। अंजलि ने वादा किया, आर्यन, मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। तुम अकेले नहीं हो। उस दिन से उनकी और आर्यन की मुलाकातें शुरू हो गई। कभी वह उसे खाने का डब्बा देती तो कभी पुराने कपड़े। धीरे धीरे आर्यन के चेहरे पर डर की जगह मुस्कान आने लगी। लेकिन अब समस्या यह थी कि अंजलि का दिल उससे अब हर रोज और ज्यादा जुड़ता जा रहा था, जबकि रमेश अभी भी आशंकाओं से भरे थे। कुछ दिन बीत गए। अब यह रोज का सिलसिला हो गया था कि अंजलि दोपहर को पुल के नीचे जाकर आर्यन को खाना खिलाती। कभी कभी प्रिया भी उनके साथ जाती और आर्यन के साथ खेलती। दोनों बच्चों की हंसी सुनकर अंजलि का मन भर आता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अब और भी बेचैन होने लगा था। वह सोचती, कब तक यह बच्चा पुल के नीचे रहेगा? अगर मैं सचमुच इसे अपने घर ले आऊं तो क्या यह मुमकिन है? एक शाम उन्होंने हिम्मत करके रमेश से कहा, रमेश जी, मैं सोच रही थी क्यों ना आर्यन को हम हमारे घर ले आए। बेचारा ठंड में कांपता रहता है। आप देख ही चुके हैं प्रिया उससे कितना जुड़ गई है। रमेश ने भौं चढ़ाई। अंजलि, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? पता नहीं वह बच्चा कौन है, कहां से आया है। अगर उसके माँ बाप जिंदा हो और कल को दावा करने आ जाए तो, और अगर वह सचमुच लावारिस है तो पुलिस और बाल आश्रय गृह है उसके लिए। अंजलि ने धीमे मगर भावुक स्वर में कहा, रमेश जी, मुझे नहीं पता उसके पीछे कौन सी कहानी छुपी है, पर इतना जानती हूँ कि वह मासूम है और अकेला है। अगर हम उसे घर नहीं देंगे तो कौन देगा? प्रिया, जो पास ही बैठी पढ़ाई कर रही थी, मासूम आवाज में बोली, पापा, मुझे सचमुच आर्यन भाई चाहिए। मैं अकेले खेलते खेलते थक जाती हूँ। अगर भाई आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा। रमेश ने बेटी और पत्नी दोनों की ओर देखा। उनके चेहरे पर जिद और ममता साफ झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अंजलि, भावनाओं से घर नहीं चलते। कल को यह बच्चा बड़ा होकर हमें मुसीबत में डाल दे तो हमारा समाज क्या कहेगा? अंजलि की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, समाज की परवाह करते करते हम इंसान होना ही भूल गए हैं। रमेश जी, अगर आज हम इस बच्चे का हाथ पकड़ लेंगे तो हो सकता है कल उसकी जिंदगी बच जाए, वरना पता नहीं वह कहाँ बह जाएगा। रमेश चुप हो गए। वह जानते थे कि अंजलि के मन का यह लगाव अब कोई साधारण दया नहीं रहा, बल्कि माँ का दर्द बन चुका है। अगले दिन अंजलि आर्यन को लेकर घर आ गई। रमेश घर पर बैठे ही थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने आर्यन खड़ा था। आंखों में डर और उम्मीद लिए अंजलि ने साफ कहा, आज से यह बच्चा हमारे साथ रहेगा। चाहो तो तुम इसे ठुकरा दो, लेकिन मैं नहीं कर सकती। रमेश गुस्से में थे, लेकिन पत्नी की आंखों में दृढ़ निश्चय और बच्चे की मासूम निगाहें देखकर उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा।
उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर किसी तरह की परेशानी हुई तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अंजलि ने मुस्कुराकर आर्यन का हाथ थाम लिया और उसे अंदर ले आई। उस छोटे से घर का दरवाजा पहली बार आर्यन के लिए खुल चुका था। आर्यन के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। कल तक जो बच्चा ठंड में पुल के नीचे कांपता था, आज उसके सिर पर छत, खाने को गर्म रोटी और पहनने को साफ कपड़े थे। पहली रात जब अंजलि ने उसे अपने हाथों से दूध का गिलास दिया तो उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, माँ। यह शब्द अंजलि के कानों में जैसे घंटियों की तरह गूंज उठे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आर्यन को गले से लगा लिया। धीरे धीरे आर्यन घर में रमने लगा। प्रिया उसे अपना छोटा भाई मानने लगी। दोनों साथ में पढ़ाई करते, खेलते, टीवी देखते। अंजलि की ममता अब दोनों बच्चों पर समान रूप से बट गई थी। लेकिन रमेश अभी भीतर से पूरी तरह तैयार नहीं थे। उनका मन हमेशा शक और समाज की बातों में उलझा रहता। एक दिन जब आर्यन ने नया स्कूल बैग मांगा तो रमेश ने कहा, अंजलि, यह सब आसान नहीं है। फीस, कपड़े, पढ़ाई, यह सब बोझ बढ़ेगा। अंजलि ने शांत स्वर में जवाब दिया, रमेश जी, बोझ नहीं है, यह तो निवेश है। अगर हम इसे पढ़ा लिखा देंगे तो कल यह समाज का सिर ऊंचा करेगा। रमेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में आर्यन के लिए नरमी आने लगी थी। मगर बाहर की दुनिया इतनी सहज नहीं थी। पड़ोसी अक्सर फुसफुसाते, सुना है शर्मा जी ने एक लावारिस बच्चा घर में रख लिया है। कौन जाने किस खानदान का है। पता नहीं भविष्य में मुसीबत ना खड़ी हो जाए। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने अंजलि से ताना मार दिया, बहन जी, अच्छे भले लोग अपनाने लायक बच्चे ढूंढते हैं। आपने तो सड़क का बच्चा उठा लिया। कल को इसका खून जागा तो पछताना पड़ेगा। अंजलि का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उन्होंने संयम से कहा, दीदी, खून से नहीं, पालन पोषण से इंसान की पहचान होती है, और मैं अपने बेटे को ऐसा इंसान बनाऊंगी जिस पर हमें गर्व होगा। आर्यन ने यह सब सुन लिया था। उसकी मासूम आंखों में दर्द उतर आता, लेकिन वह चुप रहता। रात को अक्सर अंजलि के पास आकर पूछता, माँ, क्या सचमुच मैं बोझ हूँ? अंजलि आंसू रोकते हुए कहती, नहीं बेटा, तुम तो हमारे घर की रोशनी हो। लोग कुछ भी कहें, तुम्हारी जगह हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी। धीरे धीरे मोहल्ले की निगाहें, ताने और समाज की बातें आर्यन के लिए कसौटी बनती जा रही थी। अब असली इम्तिहान उसका था। क्या वह सचमुच इस घर और समाज को यह साबित कर पाएगा कि लावारिस का मतलब बेगाना नहीं होता? आर्यन के घर आने के कुछ हफ्तों बाद अंजलि ने तय किया कि अब उसे स्कूल भेजा जाए। प्रिया का स्कूल आर्यन के लिए बहुत बड़ा था। नई जगह, नए बच्चे और एक नया माहौल। पहले दिन आर्यन स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित था। अंजलि ने उसके छोटे छोटे जूते और नई यूनिफॉर्म पहनाई। प्रिया ने उसे गले लगाया, भाई, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ क्लास में बैठूंगी। रमेश ने भी चुपचाप आर्यन का हाथ थाम लिया। उनका दिल थोड़ा हल्का था, लेकिन डर अभी भी मन में था। स्कूल का पहला दिन आसान नहीं था। जब आर्यन क्लास में गया तो कुछ बच्चों ने तुरंत उसकी तरफ ध्यान दिया। उसके पुराने कपड़े और मासूमियत के कारण कुछ बच्चों ने उसे ताना मारना शुरू किया। ओ लावारिस, यह नया लड़का कहाँ से आया है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? आर्यन ने सिर झुकाया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन भीतर उसका दिल दुख और शर्म से भर गया। तभी प्रिया ने सामने आकर कहा, उसे परेशान मत करो, आर्यन मेरा भाई है। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं शिकायत कर दूंगी। कुछ बच्चों ने प्रिया की बात का मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ डर कर चुप हो गए। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि घर की ममता और दोस्ती उनकी ताकत बन सकती है। घर लौटते समय आर्यन उदास था। अंजलि ने उसे गले लगाया, बेटा, स्कूल में ताने सुनकर डरना मत। याद रखना, तुम्हारी असली पहचान वही है जो तुम घर में सीख रहे हो, सच्चाई, ईमानदारी और प्यार। आर्यन ने धीरे से कहा, माँ, क्या लोग कभी समझेंगे कि मैं भी उनका बच्चा हूँ? अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, समय लगेगा बेटा, लेकिन एक दिन सब समझ जाएंगे कि लावारिस का मतलब सिर्फ सड़क का बच्चा नहीं होता, और तब तुम्हारी असली पहचान चमकेगी। इस तरह आर्यन धीरे धीरे अपने नए जीवन में ढलने लगा। लेकिन अब चुनौती बड़ी थी। स्कूल और मोहल्ले के तानों से खुद को साबित करना था, ताकि एक दिन सबको पता चले कि उसका दिल और आत्मा किसी से कम नहीं।
आर्यन का स्कूल जीवन धीरे धीरे शुरू हो गया। कई बच्चे अभी भी उसकी मासूमियत और पिछली जिंदगी को लेकर ताने मारते थे, लेकिन प्रिया और कुछ समझदार बच्चों ने उसका साथ दिया। एक दिन स्कूल में विज्ञान की प्रतियोगिता रखी गई। बच्चों को समूह में बांटकर प्रयोग करना था। आर्यन को डर लग रहा था। पहली बार उसे अपनी क्षमता दिखानी थी और सामने वही बच्चे थे जो लावारिस कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। प्रिया ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, भाई डर मत, तुम कर सकते हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और समूह में शामिल हो गया। शुरुआत में कुछ बच्चे उसे काम में नहीं लेना चाहते थे। वह बोलते, तुमसे क्या होगा, तुम्हारा तो कुछ पता नहीं। लेकिन आर्यन ने धैर्य और बुद्धिमानी से अपना हिस्सा संभाला। उसने प्रयोग को समझा और धीरे धीरे समूह में योगदान देना शुरू किया। प्रतियोगिता का अंतिम समय आया। आर्यन ने न केवल प्रयोग सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि समूह के बाकी बच्चों को भी प्रभावित किया। अंत में जज ने उसकी तारीफ की, बहुत अच्छे। इस बच्चे ने दिखा दिया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मेहनत और लगन से कोई भी काम पूरा किया जा सकता है। सभी बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वह सब चुप रह गए। कुछ ने धीरे से कहा, शायद हमने उसे गलत समझा। आर्यन के चेहरे पर पहली बार असली आत्मविश्वास झलकने लगा। वह अब जान चुका था, जो भी समाज कहे, उसकी असली ताकत उसके कर्म और दिल में है। घर लौटते समय अंजलि ने आर्यन को गले लगाया। देखा बेटा, जब तुमने हिम्मत दिखाई तो सबको दिख गया कि तुम भी किसी से कम नहीं। यही असली ताकत है। रमेश ने चुपचाप सिर हिलाया। धीरे धीरे उसके भीतर आर्यन के लिए नरमियों का भाव पड़ने लगा। प्रिया खुशी से चिल्लाई, भाई तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। इस दिन आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि प्यार, मेहनत और साहस से वह समाज की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। लेकिन अभी आगे और भी कठिन दौर आने वाले थे। मोहल्ले, स्कूल और जीवन की सच्ची परीक्षा। आर्यन अब धीरे धीरे स्कूल में अपनी जगह बना चुका था। उसकी समझदारी और मेहनत ने कुछ बच्चों का दिल जीत लिया था। लेकिन मोहल्ले में कुछ लोग अभी भी उसकी पिछली जिंदगी को लेकर ताने मारते थे। एक दिन जब अंजलि घर के बाहर बर्तन धो रही थी, तो मोहल्ले की एक महिला जोर से बोली, अरे यह लावारिस बच्चा फिर से बाहर खेल रहा है। घर में रखते हो तो क्या फायदा, कल को यही कोई मुसीबत खड़ी करेगा। प्रिया जो पास में खेल रही थी, तुरंत दौड़ी और चिल्लाई, दीदी आर्यन मेरा भाई है, आप झूठ मत बोलो। अंजलि शांत रहकर बोली, हमें दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। आर्यन हमारे घर का हिस्सा है और हम उसकी देखभाल करेंगे। आर्यन अंदर से गहरा दुख महसूस कर रहा था। उसने अपने आप से कहा, मुझे सच साबित करना होगा। सबको दिखाना होगा कि मैं सिर्फ सड़क का बच्चा नहीं, बल्कि उनके बराबर हूँ। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में वार्षिक खेल प्रतियोगिता हुई। आर्यन ने भी इसमें भाग लिया। शुरुआती तानों और उपेक्षा के बावजूद उसने पूरी मेहनत से तैयारी की। प्रतियोगिता के दिन आर्यन ने धैर्य, साहस और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लंबी दौड़, रिले और कुछ ज्ञान आधारित खेलों में उसने कई प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया। आखिर में आर्यन ने पहला पुरस्कार जीतकर सबको चौंका दिया। मोहल्ले के लोग जो पहले उसकी पिछली जिंदगी पर ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक महिला ने कहा, सचमुच हमने इसे गलत समझा। यह बच्चा तो बहुत मेहनती और समझदार है। घर लौटकर आर्यन ने अंजलि और प्रिया को बताया, देखा माँ, मैंने सबको दिखा दिया कि मैं सिर्फ लावारिस नहीं हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं। अंजलि ने उसे गले लगाया, बेटा यही तो असली जीत है। समाज चाहे जो कहे, तुम्हारा आत्मसम्मान और मेहनत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रमेश ने भी चुपचाप आर्यन की पीठ थपथपाई। इस पल उन्होंने महसूस किया कि यह बच्चा अब उनके परिवार का भी हिस्सा बन चुका है। अब आर्यन ने यह समझ लिया कि चाहे समाज कितना भी कठोर क्यों ना हो, मेहनत, ईमानदारी और साहस से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। लेकिन जीवन में अभी और भी बड़े इम्तिहान आने वाले थे। स्कूल और मोहल्ले की चुनौती सिर्फ शुरुआत थी। आर्यन अब स्कूल और मोहल्ले में धीरे धीरे अपनी जगह बना चुका था। अंजलि की ममता उसे हर दिन मजबूत कर रही थी। लेकिन आर्यन के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, मेरे माता पिता कौन हैं? मैं क्यों अकेला था? एक दिन स्कूल से लौटते समय आर्यन ने गलियों में खेलते हुए एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वृद्ध ने उसकी ओर देखा और अचानक बोला, तुम तो विक्की हो। आर्यन चौंक गया। विक्की कौन है?
मेरा नाम तो आर्यन है, उसने धीरे से कहा। वृद्ध ने अपने हाथों से आर्यन का चेहरा छुआ और आंसू भराए। नहीं बेटा, तुम्हारा असली नाम विक्की है। मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूँ। तुम्हारे माता पिता की एक भयानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तब से तुम अकेले हो गए थे। आर्यन के हाथ कांपने लगे। अंजलि और प्रिया पास आई। आर्यन ने तेजी से पूछा, तो मैं सच में अकेला था? मेरा कोई नहीं बचा? वृद्ध ने सिर झुकाया। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए किसी को सौंपा था। उनका सपना था कि तुम बड़े होकर मजबूत और ईमानदार बनो। अब तुम यहाँ आओ अपने नए परिवार के साथ। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह डर या दुख के नहीं थे। ये आंसू थे राहत और अपनेपन के। उसने अंजलि की ओर देखा, जिसने हमेशा उसका हाथ थामा, और प्रिया की ओर देखा, जो अब उसकी बहन बन गई थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मेरा असली परिवार अब यही है, जहाँ प्यार और अपनापन है। अंजलि ने हंसते हुए उसका सिर सहलाया। बिल्कुल सही बेटा, असली परिवार वही है जो तुम्हें अपनाता है, तुम्हारे लिए खड़ा रहता है और तुम्हें सच्चाई सिखाता है। रमेश, जो दूर खड़े थे, अब आर्यन की ओर देखते हुए मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि यह बच्चा केवल उनकी जिंदगी में नहीं आया, बल्कि उनका परिवार भी अब पूरा हुआ था। आर्यन ने पहली बार अपने जीवन की खोई हुई पहचान को पाया। वह जान गया कि चाहे असली माता पिता हो या ना हो, परिवार, सच्चा प्यार और अपनापन ही असली परिवार की पहचान है। आर्यन अब सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि अपने नए घर में भी पूरी तरह घुल मिल गया था। प्रिया और वह हर रोज साथ में पढ़ते खेलते और घर की छोटी छोटी खुशियों में एक दूसरे का साथ देते। अंजलि की ममता और रमेश के अपनेपन की भावना आर्यन के जीवन में स्थायित्व ला चुकी थी। एक शाम अंजलि ने परिवार के सभी सदस्य को घर में इकट्ठा किया। उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा, आज मैं और रमेश तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। तुम्हारी खोई हुई पहचान और तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। सहनशीलता, धैर्य और सच्चा प्यार। रमेश ने आर्यन का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, तुम्हें अपना घर, अपना परिवार मिला है। अब तुम कभी अकेले नहीं होंगे। याद रखना, असली ताकत हमेशा प्यार और अपनेपन में होती है। लोग चाहे जो कहे, तुम्हारी पहचान वही है जो तुम अपने कर्म और दिल से बनाते हो। आर्यन ने आंसुओं के साथ सिर झुकाया। माँ, पापा, अब मैं समझ गया हूँ। परिवार सिर्फ खून से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और साथ से बनता है। मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा और हर मुश्किल में खड़ा रहूंगा। इसके बाद रमेश ने मोहल्ले के लोगों के सामने आर्यन की उपलब्धियों और उसकी मेहनत की बातें बताई। धीरे धीरे लोग भी समझ गए कि आर्यन सिर्फ लावारिस बच्चा नहीं है, बल्कि एक बहादुर और समझदार बच्चा है, जिसने अपने नए परिवार और समाज में खुद को साबित किया। अगले दिन आर्यन ने स्कूल में भी अपनी पढ़ाई और खेल में उत्कृष्टता दिखाना जारी रखा। मैं मोहल्ले के बच्चे अब उसका सम्मान करने लगे और आर्यन ने हमेशा दूसरों की मदद करना, धैर्य रखना और ईमानदारी का पाठ पढ़ाना सीखा। अंजलि और रमेश ने महसूस किया कि यह बच्चा सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबक भी है। अपनेपन, प्यार और धैर्य से हर लावारिस को एक नई पहचान दी जा सकती है। परिवार वही है जहाँ प्यार, अपनापन और विश्वास हो। असली पहचान खून से नहीं, बल्कि दिल और कर्म से बनती है। जो बच्चा कभी लावारिस था, वही आज अपने परिवार का सबसे प्यारा हिस्सा बन गया, अगर उसे सही मार्गदर्शन और प्यार मिले। आर्यन अब पूरी तरह खुश था। उसका डर और अकेलापन मिट गया था। उसकी जिंदगी अब बस प्यार, अपनापन और नए अनुभवों से भरी थी। धीरे धीरे करके समय गुजरता गया और दोनों बच्चे बड़े होते गए। प्रिया की बैंक में नौकरी लग गई थी और आर्यन का यूपीएसएससी का रिजल्ट आने वाला था। पूरा परिवार आर्यन के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब उसका रिजल्ट आया तो पता चला उसने 15वीं रैंक हासिल की है। घर में खुशियों का माहौल था। आसपास के लोग आर्यन को बधाइयां देने आ रहे थे। आर्यन आईपीएस ऑफिसर बन गया। अंजलि और रमेश की खुशियों का ठिकाना नहीं था। आज उन दोनों को आर्यन पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। कुछ समय के बाद आर्यन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। आर्यन अपने ऑफिस गया। आर्यन नाम की नेम प्लेट देखकर उसे लावारिस शब्द याद आ गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आर्यन अभी अपने अतीत की गलियों में खोया था।
तभी प्रिया की आवाज आई, भैया कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस यूं ही पुरानी यादें ताजा हो गई। आज आर्यन ने लावारिस शब्द को पीछे छोड़कर आईपीएस आर्यन के रूप में दुनिया के सामने है, जिस पर समाज को बहुत ही गर्व है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।